हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 24 से 26 सितंबर, 24th, 25th और 26 सितंबर का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। 3 दिन का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। बाकी आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो हमेशा की तरह आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू फ्री पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल कराए जाएंगे। ये टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा चैनल पर मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस भी जो है वो अवेलेबल है, मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस। ठीक है, इसके साथ साथ जो है अभी हमने एक नई जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, भारतीय संविधान जो है उसका पूरा का पूरा सिलेबस लॉन्च किया है। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सिलेबस लॉन्च किया है एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में। और इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो या तो परीक्षा में आ चुके हैं या जिनकी आने में संभावना है कि जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आते रहे हैं उस पैटर्न पर क्वेश्चंस बनाने का प्रयास किया हुआ है। ये सीरीज के जो है 3 वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और चौथा वीडियो आने वाला है, जिसमें एक वीडियो में अभी तक 2-2 चैप्टर मतलब 6 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। ये जो वीडियो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं लगभग हर एक नौकरी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा या 4th नदी उत्सव रिवर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? आपको राज्य का नाम बताना है। ऑप्शंस है महाराष्ट्र, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। जो चौथा नदी उत्सव है वो नई दिल्ली राज्य में मनाया जा रहा है। नई दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नई दिल्ली में मनाया जा रहा है। इसका आयोजन हुआ है वो है 22 से 24 सितंबर तक नई दिल्ली में यमुना नदी के तट पर इसका आयोजन हुआ है। और इसका जो आयोजन किया हुआ है वो किया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, INIGNCA। इसके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन जो है NMCM, ठीक है, एवं जनपद संपदा खंड, इनके द्वारा मिलकर ये आयोजन किया हुआ है नई दिल्ली पर। और इसके अलावा इसमें हमने आपको बताया हुआ है कि जो पहले नदी उत्सव हुए हैं, ठीक है, पहले 3, जिसमें पहला नदी उत्सव आपका हुआ है नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर। दूसरा नदी उत्सव जो हुआ है वो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर। तीसरा नदी उत्सव जो हुआ है मुंगेर बिहार में गंगा नदी के तट पर। तो ये 3 नदी महोत्सव जो है वो ऑलरेडी आयोजित किए जा चुके हैं। ये वाला जो उत्सव है ये चौथा उत्सव है जो दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ठीक है, ने केरल को निपाह वायरस, ठीक, वायरस का नाम है निपाह वायरस, का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण करने की अनुमति दे दी है? ऑप्शंस हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ट्रूनेट परीक्षण और क्वांटिफेरॉन टेस्ट। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो निपाह वायरस के परीक्षण के लिए अभी ICMR ने ट्रू नेट परीक्षण की जो है परमिशन दी है। ये ट्रू नेट परमिशन जो है इनिशियली ये ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के परीक्षण के लिए आया हुआ था। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के बाद में इसी परीक्षण का यूज जो हुआ है, जो RT-PCR आप लोग देख लेते थे, ठीक है, उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू ये कोविड का परीक्षण भी इस ट्रूनेट परीक्षण के द्वारा किया गया है। और अब अंत में इसी ट्रूनेट परीक्षण को निपाह वायरस के पता लगाने के लिए अनुमति दी गई है। ठीक है, अभी केरल जो है इसमें करीब 994 लोग सकारात्मक मामलों की संपर्क सूची में है। जो पॉजिटिव केस है उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट। आप लोगों को याद हो कोरोना के टाइम पे भी एक सरकार ने सॉफ्टवेयर भी बनाया हुआ था, ठीक है, जिससे मोबाइल में आप लोग इंस्टॉल कर रखे थे और जिससे पता चलता था कि आप किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति की सूची में तो नहीं है, किसी उसके संपर्क में तो नहीं है। तो वैसे ही वहां पर अभी करीब 994 लोग हैं जो पॉजिटिव केसों की संपर्क सूची में हैं। बाकी 4 मरीजों का इलाज चल रहा है। ठीक है, इस ट्रूनेट परीक्षण का उपयोग करके
पाए गए वायरस को वायरोलॉजी प्रयोगशालाओं में आगे के परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, बाकी ये ट्रूनेट परीक्षण है, इसमें आपके नाक से और गले से जो है वो स्वैब लिए जाते हैं। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कोविड के टाइम पे नाक से आपके सैंपल लिया जाता था, गले से आपके सैंपल लिया जाता था। नाक से सैंपल लेने वाला तो थोड़ा सा मतलब आपको पेनफुल भी होता था, तो उस तरह से इसके सैंपल लिए जाते थे। बाकी चमगादड़, जंगली सुअर, कुत्तों और बिल्लियों से नमूने भी एकत्र किए गए हैं। ठीक है, इन ये सस्पेक्टेड हैं जहां से वायरस जो है आप में ट्रांसमिट हो सकता है। जब भी हमने पहले भी वीडियो में ये डिस्कस किया हुआ था, तो उस टाइम पे बताया हुआ था कि जो फल खाने वाले चमगादड़ हैं, जिनको फ्रूट बैट्स भी बोलते हैं, ये इसका सबसे अच्छा घर माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा नमूनों को परीक्षण के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजा जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ अब आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट और आ गया कि अगर आपसे कभी पूछा जाता है राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो डिजाइन क्वेश्चंस को प्रयास करते हैं इस तरह से किया जाए कि आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी मिल जाएं और करंट का पार्ट भी आपका कवर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? राइनो इसको बोलते हैं। ठीक है, राइनोसेरोस भी बोलते हैं। आपको बताना है कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 25 सितंबर, 24 सितंबर, 23 सितंबर और 22 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। प्रति वर्ष 22 सितंबर को जो है वो विश्व राइनो दिवस या विश्व गेंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी घोषणा पहली बार वर्ष 2010 में WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया गया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने किया हुआ था। ठीक, बाकी अवैध शिकार और वनों की कटाई से गेंडे नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। आसाम वगैरह में आप लोग देखते हो कई बार न्यूज आती रहती है कि वहां पर गेंडा क्या है, शिकार में मारा गया है। तो इस तरह से, और चूंकि वनों की कटाई हो रही है तो उनके जो निवास स्थान है उनमें कमी आ रही है, तो वो मैदानों की तरफ आ रहे हैं जहां से मानव वन्य जीव संघर्ष जो है वो संघर्ष भी आरंभ होता है, और इस वजह से ये नकारात्मक रूप से प्रभावित है। बाकी जो IUCN है, इसकी रेड लिस्ट में एक सींग वाले गेंडों को असुरक्षित या वल्नरेबल की रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे, और ये गेंडे जो हैं इनका आहार शाकाहारी होता है। उनके पास एक या दो सींग होते हैं और कोलेजन की परतों से बनी एक मोटी सुरक्षात्मक त्वचा होती है। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गेंडे की जो स्किन होती है, जो मोटी परत होती है, सुरक्षात्मक त्वचा, आपने कभी देखा हो लेयर लेयर सा फॉर्म होता है गेंडे की स्किन में, तो वो कोलेजन की बनी रहती है। ठीक है, और ये काफी मोटी होते हैं। कई बार बोलते हैं कि इससे बुलेट भी पार नहीं जा सकती है। ठीक है, और शिकारियों द्वारा गेंडे को उनके सींगों के लिए मार दिया जाता है। गेंडे के सींग केराटिन से बने होते हैं। तो आपके लिए एक दूसरा फैक्ट हो गया। ठीक है, पहला फैक्ट आपके लिए हो गया कि जो कोलेजन है, ठीक, गेंडे का त्वचा जो है वो कोलेजन की परतों से बनी है, और जो इसके सींग है वो केराटिन के बने होते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके लिए एडिशनल फैक्ट हो गया। बाकी गेंडा जो है वो देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और शाकाहारी लोग जो हैं वो बोलते भी हैं कि सिर्फ मांस खाने से नहीं कुछ होने वाला है, शाकाहार में भी बहुत ज्यादा शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने किस वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो एक फैक्ट तो आपके लिए ये आ गया कि अंतिम पंघाल ने जो है वो कांस्य पदक जीत लिया है। अब आपको बताना है किस वर्ग में जीता है। ऑप्शन है 55 किलोग्राम वर्ग, 60 किलोग्राम वर्ग, 53 किलोग्राम वर्ग और 50 किलोग्राम वर्ग। तो इनकी वेट कैटेगरी जो है अंतिम पंघाल की, वो ऑप्शन सी 53 किलोग्राम वर्ग इनकी वेट कैटेगरी है। 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने ये कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ये जो चैंपियनशिप हुई है ये 16 से 24 सितंबर 2023 तक बेलग्रेड, सर्बिया में आयोजित की जा रही है। स्थान का नाम है इसके वेन्यू का, सर्बिया बेलग्रेड में। और चूंकि इसी चैंपियनशिप के साथ जो है वो ओलंपिक के क्वालिफायर्स भी थे। ठीक है, तो इसी वजह से अंतिम पंघाल ने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा भी हासिल किया है। मतलब अब जो है भारत इसमें कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ओलंपिक में कंटेस्ट करेगा।
तो जो 2024 के ओलंपिक हैं ये पेरिस में आयोजित होने वाले हैं। ठीक है, वर्ष 2024 के ओलंपिक्स जो है वो पेरिस में आयोजित होने वाले हैं। एक फैक्ट आपके लिए ये हो गया। और अंतिम पंघाल ने 2 बार की चैंपियन एमाजोना डेनिस मॉल मग्रेन, ठीक है, इनका नाम है एमाजोना डेनिस मॉल मग्रेन। ये यूरोपीय जो है वो पहलवान है, ठीक है, बॉक्सर हैं। इनको इन्होंने अंतिम पंघाल ने हराकर ये अपना कांस्य पदक जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संसद से पारित महिला आरक्षण विधेयक 2023 कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड आपका जो है वो विधेयक है। आप याद रखिएगा कि जब कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए बिल लेकर आते हैं, ठीक है, तो उसको विधेयक बोलते हैं हिंदी में। और जब वही बिल राष्ट्रपति की सहमति लेके कानून बन जाता है तो उसको एक्ट या अधिनियम बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें आपसे जो पूछा है वो विधेयक पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे? विधेयक या कौन सा ये बिल है? ऑप्शन है 123, 115, 103 और 128। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो महिला आरक्षण बिल 2023 है ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। बाकी राष्ट्रपति की जब इस पर सहमति जो है आने के बाद इसको नंबरिंग दी जाएगी तो हो सकता है ये 128 से कुछ चेंज हो जाए। ठीक, एक बहुत अच्छा फैक्ट ये है कि इस जो अधिनियम है या बिल है, जो इसका नाम रखा गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाने जाने वाला महिला आरक्षण विधेयक 20 सितंबर को लोकसभा एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है। और ये जो है इसमें लोकसभा में केवल 2 वोट जो है इसके विपक्ष में पड़े हैं, बाकी सभी वोट इसके पक्ष में आए हैं जो भी उपस्थित लोग थे। और राज्यसभा में सारे के सारे वोट इसके फेवर में आए हुए हैं। ये शायद इतिहास में पहली दफा हो रहा हो, मुझे जहां तक याद है, कि इस तरह से कोई बिल जो है वो पारित हुआ है। ठीक है, बाकी फैक्ट है एडिशनल कि वर्तमान में लोकसभा में कुल 542 सदस्य हैं, जिनमें से 78 ये करीब 14.39% महिला सदस्य हैं। मतलब महिलाओं का जो आप आबादी है वो करीब 50% है और उनका रिप्रेजेंटेशन जब आप लोकसभा में देखेंगे तो अभी मात्र 14.39% है। ठीक है, और लगभग ये ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, बट लगभग इतना ही रहता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को जो है रिप्रेजेंटेशन देने के लिए सरकार द्वारा ये सराहनीय कदम जो है उठाया गया है। लगातार इसके प्रयास किए जा रहे थे, बट समहाउ कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी, परंतु वर्तमान सरकार ने ये बिल जो है क्लियर करवा लिया है। ठीक है, इसके अलावा राज्य विधानसभाओं में कुल सदस्यों में औसतन 9% महिलाएं हैं। तो यहाँ पर तो स्थिति और ज्यादा मतलब अच्छी नहीं कही जा सकती है। जहां केंद्र में जो है 14.39% है तो राज्यों में 9% महिलाएं हैं। तो जब ये विधेयक आ गया है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो इनका जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व इसमें कहा जा सकता है सुनिश्चित होगा। 50 नहीं तो एटलीस्ट 33% प्रतिनिधित्व तो महिलाओं का सुरक्षित हो गई विधायन की प्रक्रियाओं में। पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 243D और 243T के तहत प्रदान किया गया है। ठीक है, जो भारतीय लोकतंत्र में 3 टायर रखे गए हैं जिसमें केंद्र, राज्य और पंचायत के स्तर पर है। ठीक है, तो पंचायतों में ऑलरेडी महिलाओं के लिए आरक्षण है और पंचायतों में जो आरक्षण दिया है वो 243D में दिया हुआ है, जबकि नगर पालिकाओं में आरक्षण जो दिया है वो 243T के तहत दिया है। वैसे ही जब लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया है महिलाओं के लिए, तो उसमें भी बहुत सारे जो संविधान के अनुच्छेद हैं उनमें परिवर्तन होगा, वो भी आप देख लीजिएगा। इस विधेयक की विशेषताएं देख लेते हैं। विधेयक की विशेषताओं में है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं, इसमें साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जहां पर चुनाव होते हैं, जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है। ठीक है, यहाँ सभी सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करेगा। तो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसका 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, महिलाएं वहां से चुनकर आएंगी। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल नंबर है उसका तो 1/3 है ही, प्लस जो SC और ST के लिए सीट्स आरक्षित हैं लोकसभा में, तो उन SC ST सीट्स पर भी 1/3 महिलाएं आएंगी। ठीक है, ताकि
ये कम्युनिटी विशेष की जो महिलाएं हैं वो भी आ सके विधायन की प्रक्रिया में। इसके अलावा प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को बदला जाएगा, चेंज किया जाएगा, और अधिनियम के लागू होने के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए होगा। हालांकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा। जो अभी परिसीमन होने वाला है लागू होगा, उसके बाद जो इन्होंने दिया हुआ है कब से लागू होगा उसमें नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो इन्होंने इनिशियली 15 साल की बात की है, लेकिन बोला हुआ है कि जब तक सरकार कानून नहीं, संसद कानून नहीं बनाएगी तब तक ये जारी रहेगा। नेक्स्ट है आरक्षण कब लागू होगा, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आरक्षण जो होगा वो जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आरक्षण लागू होगा, और परिसीमन पर लगी रोक के 2026 में हटने की संभावना है। वर्तमान में जो परिसीमन है, जो लोकसभा में सीटों का निर्धारण है, राज्य विधानसभाओं में सीटों का निर्धारण है, वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। 1971 की जो जनगणना है उसके बेस्ड पर जो है वो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद सीटों की संख्या नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि की ओर अच्छा काम किया है, तो उनका विरोध होता है कि हमारी जनसंख्या जो है उत्तर के राज्यों की अपेक्षा कम है, क्योंकि हमने कंट्रोल कर रखा है इसको। ठीक है, तो वैसे में अगर आप जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व बढ़ा देंगे तो उत्तर भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ेगा, और दक्षिण भारत का जो है रिप्रेजेंटेशन वो कम हो जाएगा, और समहाउ उनको अच्छा कार्य करने की सजा मिलेगी, उनका मानना ऐसा है। तो उस वजह से जो सीटों का वितरण है वो 1971 की जनगणना पर रुका हुआ है। अब ये जो बैन था ये 2026 में हटने की संभावना है। ठीक है, उसके अलावा महिला आरक्षण बिल के लिए 2029 के बाद ही लागू होने की संभावना है। तो जब 2026 के बाद ये बैरियर हटेगा और दोबारा परिसीमन होगा, तो नए परिसीमन आने के बाद जो परिसीमन के बाद सीटें बनेंगी उन सीटों के आधार पर ही जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। तो अभी जो 2024 का चुनाव होने वाला है उसमें आपको इस बिल का प्रभाव नहीं दिखेगा, मतलब सीटों के वैसे तो प्रभाव नहीं दिखेगा, बट चुनाव के टाइम पे इसकी चर्चा तो होगी। ठीक है, लेकिन इसका जो एक्चुअल लाभ है वो माना जा रहा है कि 2029 या उसके चुनाव के बाद देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में आईएनएस सह्याद्री ने किन 3 देशों की नौसेनाओं के बीच हो रहे पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज में भाग लिया? इसका कोई नाम नहीं है, यही माना जा रहा है इसका कि ये मैडन ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, या ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ऑप्शंस हैं भारत जापान ऑस्ट्रेलिया, भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया, भारत इंडोनेशिया अमेरिका, और भारत इंडोनेशिया जापान। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये जो भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है, और ये पहला है। ठीक है, मतलब पहली दफा भारत इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जिसमें आईएनएस सह्याद्री ने भारत की ओर से भाग लिया है। ये भारतीय नौसेना का स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है। ठीक है, इसे जो है 20-21 सितंबर 2023 तक अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, बाकी इसका जो उद्देश्य है वो है त्रिपक्षीय अभ्यास ने 3 समुद्री देशों को अपने साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया है, उन्हें स्थिर, शांतिपूर्ण और सुरक्षित भारत प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अपनी सामूहिक क्षमता में सुधार करने का अवसर भी प्रदान किया है। ठीक है, तो जब आप मेंस लिखते हैं और मेंस में जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में लिखते हैं तो इस तरह की लाइंस आप उसमें लिख सकते हैं, वहां पर चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से भारत जो है बाकी देशों के साथ कोऑर्डिनेशन में आगे बढ़ते हुए वैश्विक शांति और सुरक्षा स्थापित करने में मदद कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, नई दिल्ली और पेरिस। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये सम्मेलन जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP28 के हिस्से के रूप में जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना है, ये इसका उद्देश्य है। इसमें नेपाल और पुर्तगाल 2 देश हैं, इन्होंने 2050 के बजाय 2045 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो कार्बन एमिशन करने के संशोधित लक्ष्य की घोषणा
की है। नेपाल और पुर्तगाल ने बोला है कि वो 2050 के स्थान पर 2045 में ही नेट कार्बन जीरो एमिशन इकोनॉमी ये बन जाएंगे, ठीक है। जबकि थाईलैंड ने 2050 तक के नेट जीरो का लक्ष्य रखा हुआ है। थाईलैंड ने बोला है कि 2050 तक वो नेट जीरो कार्बन एमिशन अटेन कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसने जीता है? ऑप्शंस है डॉक्टर रितु करिधाल, डॉक्टर बनीता मुथैया, डॉक्टर स्वाति नायक, उसके बाद से कल्पना के। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, डॉक्टर स्वाति नायक जो है इन्हें नॉर्मल फील्ड बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से इनको पुरस्कृत किया गया है। ऑफिशियली अभी पुरस्कार लेने जाएंगी। बाकी जो ये कल्पना के हैं ये भारतीय चर्चित वैज्ञानिक हैं और जो चंद्रयान 3 मिशन गया था, ठीक है, चंद्रयान मिशन जो था 3, इस मिशन की ये डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, ठीक है। ये कौन है? डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, ठीक है। ठीक, तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कल्पना के नाम आपसे पूछा जा सकता है। डॉक्टर रितु करधाल भी हैं, ये करधाल जो है ये भी इसरो की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं और इनको रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है, डॉक्टर रितु करधाल को। और वनिता मुथैया जी जो हैं ये भी इसरो की वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो ये दो नाम हमने इसमें आपको एडिशनल दिए हुए हैं ताकि अगर आपसे पूछा जाए कभी, चूंकि चंद्रयान जो है वो काफी चर्चित रहा है, मिशन सफल रहा है, भारत की क्षमता को स्थापित करता है वैश्विक पटल पर, तो ये नाम जो है महत्वपूर्ण है, हो सकता है परीक्षा में इनकी चर्चा हो, इनसे क्वेश्चन पूछा जाए। ये जो डॉक्टर स्वाति नायक हैं ये 24 से 26 अक्टूबर को डेस मोइनेस आयोवा यूएस में 2023 नॉर्मन ई बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय संवाद समारोह के दौरान औपचारिक रूप से बोरलॉग फील्ड पुरस्कार प्राप्त करेंगे। नाम की इनकी घोषणा हो गई है, बट जो अवार्ड सेरेमनी है वो 24 से 26 के बीच में आयोजित की जानी है। डॉक्टर स्वाति नायक जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन के लिए दक्षिण एशिया प्रमुख हैं, साउथ एशिया हेड हैं बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन में, ठीक है, प्रोड्यूस मैनेजमेंट और सीड टेक्नोलॉजी में जो है साउथ एशिया की हेड है। और ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है और इसके कई देशों में जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसका एक कार्यालय दिल्ली में भी है और डॉक्टर स्वाति नायक जो है इसी कार्यालय से संबंधित हैं। इन्हें मांग संचालित, ठीक है, डिमांड ड्रिवन चावल बीज प्रणालियों में छोटे किसानों को शामिल करने और उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया जाएगा। इनके इस योगदान की वजह से इनको सम्मानित किया जा रहा है इस पुरस्कार से। बाकी नॉर्मल बोरलॉग फील्ड पुरस्कार जो है यह 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और भूख उन्मूलन के क्षेत्र में उनके असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी और जो है भूख उन्मूलन, इन दो क्षेत्रों में असाधारण कार्य करने के लिए 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों, ठीक है, ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की स्मृति में दिया जाता है। इसमें $10,000 का नगद पुरस्कार शामिल है। ये विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा का ओसिरिस रेक्स, इसका नाम है ओसिरिस रेक्स, अंतरिक्ष यान किस क्षुद्र ग्रह की सतह से, क्षुद्र ग्रह आप जो बोलते हैं इनको एस्टेरॉइड बोलते हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड की सतह से नमूने लेकर पृथ्वी पर उतरा है। ऑप्शंस हैं पंडित जसराज, ठीक है, उसके बाद से दूसरा है बीनू, तीसरा है जूनो और चौथा है वेस्टा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, ये बीनू एस्टेरॉइड से नमूने लेकर जो है पृथ्वी पर उतरा है। क्षुद्रग्रह नमूना वापसी मिशन 24 सितंबर को उटाह जो है, उटाह रेगिस्तान, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उटाह उनका एक प्रांत है वहां पर, ठीक है, जैसे भारत में 28 राज्य हैं वैसे ही वहां पर उटाह एक राज्य है। तो उटाह रेगिस्तान में ये पृथ्वी पर लौटा है, ठीक है। क्षुद्र ग्रहों का यह नमूना उन जीवों की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगा जिनके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। इससे ये वैज्ञानिकों का जो अनुमान है वो ये है कि ये जो पृथ्वी पर मानव जीवन का जो विकास है या संभव हुआ है उसकी गुत्थी ये इसके थ्रू
सुलझा चुके हैं, सुलझा सकते हैं, ठीक है। बाकी क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स किनको बोलते हैं, तो ये छोटी चट्टान जैसी संरचनाएं, स्मॉल रॉक्स जैसे ये स्ट्रक्चर्स हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमती हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वैसे ही एस्टेरॉइड्स भी जो हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। फिर इनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो जो एस्टेरॉइड्स हैं वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के रूप में के बीच में एक पट्टी के रूप में है, ठीक है, और ये वहीं घूमते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। इनको हम लोग एस्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से संबंधित थी। भारत में 8 तरह के शास्त्रीय नृत्य हैं, आपको बताना है ये सरोज वैद्यनाथन जी जो हैं ये किस विधा से संबंधित हैं। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम और गरबा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये भरतनाट्यम विधा से संबंधित है शास्त्रीय नृत्य की। ये भरतनाट्यम में, ठीक है, इन्होंने सरोज वैद्यनाथन ने 1974 में नई दिल्ली में गणेश नाट्यालय की स्थापना की थी। ये भरतनाट्यम की एकेडमी है, ठीक है, इन्होंने नई दिल्ली में स्थापित की थी। और इन्होंने अपने करियर में करीब 10 से अधिक पूर्ण लंबाई वाले बैले, फुल लेंथ बैले और लगभग 2000 व्यक्तिगत भरतनाट्यम आइटमों को कोरियोग्राफ किया है। करियर इनका बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा इन्होंने 2002 में पद्मश्री और 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है आपके लिए कि ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं और गणेश नाट्यशाला की इन्होंने नाट्यालय की इन्होंने स्थापना की है। ये दो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में कैसी रैंकिंग हासिल की है। तो क्रिकेट के जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3 प्रारूप हैं, जिनमें एक आप देखते हो वनडे, ठीक है, आप वनडे क्रिकेट देखते हो, उसके बाद आप T20 क्रिकेट देखते हो और टेस्ट क्रिकेट देखते हो। ये 5 दिन का होता है। तो ये 3 फॉर्मेट जो है वो क्रिकेट के हैं। इन तीनों फॉर्मेट में भारत ने कौन सी रैंकिंग हासिल की है। ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, भारत ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पहली रैंक हासिल की हुई है, ठीक है। 22 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट की जीत के बाद भारत तीनों प्रारूपों यानी टेस्ट, वनडे और T20 में नंबर 1 रैंक वाली टीम बन गया है। अभी ये रैंकिंग जो थी वो ऑस्ट्रेलिया के पास ही थी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के ये रैंक वहां से हासिल की हुई है, ठीक है। पुरुष क्रिकेट इतिहास में दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत दूसरी टीम है जिसने सभी प्रारूपों में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की हुई है, ठीक है। जो मेल क्रिकेट है उसके इतिहास में दक्षिण अफ्रीका जो है जिसके पास पहले रैंकिंग थी, ये इंडिया जो है वो दूसरी रैंकिंग में आया हुआ है। बाकी वनडे में भारत जो रैंकिंग दी हुई है, वनडे में जो है पहली रैंकिंग है भारत की, T20 में और टेस्ट में तीनों में है। बाकी वनडे में दूसरी रैंक जो है वो पाकिस्तान की, T20 में दूसरी रैंक है इंग्लैंड की और टेस्ट में दूसरी रैंक है ऑस्ट्रेलिया की। वैसे ही वनडे में तीसरी रैंक है ऑस्ट्रेलिया की, T20 में तीसरी रैंक है पाकिस्तान की, जबकि टेस्ट में तीसरी रैंक जो है वो इंग्लैंड की है। इसके पहले जो रैंक में था वो ऑस्ट्रेलिया ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है जयपुर, पुणे, गाजियाबाद और कोलकाता। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये भारत ड्रोन शक्ति का जो आयोजन किया जा रहा है ये गाजियाबाद में किया जा रहा है। इसका आयोजन 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हिंडन गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना बेस पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो माननीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी वो भी शामिल हुए हैं, ठीक है। ये जो अभ्यास है या प्रदर्शनी है ये 2 दिवसीय है, मतलब इसमें 2 दिन है, ठीक है। ये 25 और 26 को होगा, ठीक। इसमें 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शनों की मेजबानी करते हुए भारतीय ड्रोन उद्योग की शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन करेगा। इसमें कार्यक्रम में जो सर्वेक्षण ड्रोन है, ठीक है, जो सर्वेक्षण का कार्य करते हैं, उसके अलावा जो कृषि कार्यों में जो ड्रोन है, आजकल आप देखते हैं कृषि में काफी कार्य जो है ड्रोन के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिसमें एक कीटाणुनाशक वगैरह छिड़काव जो किया जाता है, यूरिया वगैरह का छिड़काव किया जाता है, उसमें ड्रोन का काफी यूज किया जा रहा है। इसके अलावा अग्निशमन ड्रोन या फायर के लिए, फायर में सामरिक निगरानी ड्रोन, स्ट्रेटेजिक
जो निगरानी करते हैं उसमें ड्रोन, इनका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, और भारत ड्रोन शक्ति 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने की भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा। भारत का लक्ष्य है कि वो वर्ष 2023 तक विश्व में ड्रोन हब के रूप में स्थापित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन किन दो देशों की सेनाओं के बीच किया जाएगा? ये अभ्यास का नाम, जो एक्सरसाइज है उसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ठीक है, याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज का नाम ही जो है वो युद्ध अभ्यास है। ठीक है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, भारत और इंडोनेशिया, भारत और अमेरिका, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसका ये 19वां संस्करण है, 19th एडिशन है, और ये जो आयोजन हो रहा है ये फोर्ट वेनराइट अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये एक वार्षिक अभ्यास है दोनों सेनाओं के बीच में। ठीक, और ये पर्वतीय चरम जलवायु परिस्थितियों, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, में एकीकृत युद्ध समूह, इंटीग्रेटेड जो वॉर ग्रुप है, ठीक है, युद्ध समूह का नियोजन, ठीक है, अभ्यास का थीम है, ये इसका थीम है। ठीक है, युद्ध अभ्यास 23 जो है दोनों सेनाओं को एक दूसरे से सीखने और दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को और मजबूत करने में भी मदद करेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका युद्ध अभ्यास के 19वें संस्करण के बारे में। बाकी आज करंट अफेयर्स में इतना ही है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करके, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपको चैनल पर जो भी नया अपडेट हो उसकी आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, बाकी और भी वीडियोस के लिए चैनल को आप लोग देखते रहें। ठीक है, बाकी कल नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।